सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जहाँ में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का। अभी एग्ज़ाम है 27 तारीख से जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से आपसे पूछा जाता है 20 मार्क्स का जो है ये आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ तो जो है आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो कितने 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे कवर करा रही हूँ। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक ये आपसे पूछा जाता है पहला 20 नंबर का। इसके बाद आपसे जनरल साइंस पूछा जाता है, जनरल साइंस आपसे पूछा जाता है, ये भी आपकी जो है जनरल साइंस, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे और ये भी 25 रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल जो आपका होता है ना वो होता है आपके 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स टाइम मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे जो लेकर आए हैं वो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस शैली से संबंधित है। तो खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सी शैली से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली, होयसला शैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है ना वो नागर शैली से संबंधित है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पे इस शैली के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में जो है कितने प्रकार की शैली पाई जाती है। तो 3 प्रकार की। भारत में 3 प्रकार की शैली पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी शैली पाई जाती है। तो एक हो गया आपका, कौन सा हो गया, नागर शैली, नागर शैली। दूसरा आपका कौन सा शैली हो गया, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। और तीसरा आपका कौन सा शैली पाया जाता है, तीसरा आपका पाया जाता है जो कि है आपका ये वेसर शैली। अब यहाँ पे मैं आपको इस शैली की विशेषता बताती हूँ। जैसे अगर मैं नागर शैली की बात करूँ तो याद रखिएगा नागर शैली में क्या होता है, ऊंचा शिखर होगा। और जो है ना ये जो गर्भगृह होता है ना, गर्भगृह के ऊपर जो है ऊंचा शिखर होता है, ठीक है। तो नागर शैली की क्या विशेषता होती है कि इससे इसकी जो है ऊंचा शैली, ऊंचे शिखर होते हैं, इसका ऊंचा शिखर होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खजुराहो का मंदिर हो गया। इसके बाद याद रखिएगा, अगर इसका एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं तो याद रखिएगा खजुराहो का मंदिर तो है ही। इसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल एक और है जो कि है, आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कोणार्क, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है जो कि आपके उड़ीसा में है, तो ये भी नागर शैली का उदाहरण, ठीक है। अब आते हैं द्रविड़ शैली पे। तो द्रविड़ शैली पे जो होता है ये होता है पिरामिड नुमा, मतलब कि गोपुरम होता है, यानी गेटवे टावर इसे हम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो है आपका, इसका जो विशेषता होता है वो होता है इसमें गेटवे टावर होगा, वो आपका द्रविड़ शैली में बना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि द्रविड़ शैली में कौन कौन सी मंदिर बनी हुई है। तो जैसे सबसे पहले मीनाक्षी मंदिर याद रखिएगा, ये आपके द्रविड़ शैली में बनी हुई है। मीनाक्षी मंदिर जो कि ये कहाँ है, तो ये आपका मदौरे में है। और और दूसरा आपको याद रखना है, पहला तो मीनाक्षी मंदिर और दूसरा याद रखिएगा बृहदेश्वरी मंदिर, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। और तीसरा आ जाते हैं वेसर शैली। तो वेसर शैली के बारे में याद रखिएगा कि ये दोनों शैलियों का है ना मिश्रण होता है, दोनों शैलियों का
मिश्रण। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये जो है इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ तो याद रखिएगा ये दोनों शैलियों का मंदिर जो ये है ये होयसलेश्वर मंदिर जो है ना ये दोनों शैलियों का मिश्रण है। ठीक है। होयसलेश्वर मंदिर ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है। तो इतना आप समझ गए तीनों शैली के बारे में। ठीक है। याद रखिएगा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण भारत में जो है दक्षिण भारत में जो है जो मंदिर होती है वो कौन सी शैली की पाई जाती है तो दक्षिण भारत में जो खासकर ये शैली पाई जाती है वो द्रविड़ शैली। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो ये द्रविड़ शैली है ना खासकर आपका कहाँ पाया जाता है। खासकर अगर मैं बात करूँ तो ये दक्षिण भारत में। ठीक है। दक्षिण भारत। इसके अलावा अगर मैं खजुराहो मंदिर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था तो यहाँ पे हम खजुराहो मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका निर्माण आपको याद रखना है 950 ईस्वी से 1050 1050 ईस्वी के बीच। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इस मंदिर का जो है ये निर्माता कौन है तो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। ठीक है। चंदेल वंश के द्वारा। कौन से वंश ने? चंदेल वंश ने। चंदेल वंश के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है। और ये तो आपको पता है कि नागर शैली में। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि खजुराहो मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा 1986 में। ठीक है। 1986 में इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा। तो जो है दिसंबर 2025 में जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत। ठीक है। कौन सा देश है जहां से ये 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा। बोत्सवाना, नीबिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर केन्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 8 चीतों का आयात तो होगा ही। तो यहाँ से जो 8 चीतों का आयात होगा उसे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। 8 चीतों का आयात। और ये जो 8 अफ्रीकी चीते होंगे ना इसे जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो याद रखिएगा ये कौन से राज्य में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई है इस राष्ट्रीय उद्यान की? तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसके बाद आपको याद रखना है कि 2018 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है। तो इसे जो स्थापना इसे 1981 में हुआ था वन्यजीव अभयारण्य के रूप में। और 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है। 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अच्छा, इससे पहले भी आपको याद रखना है, इससे पहले भी अफ्रीकी चीते आए हैं इंडिया में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इससे पहले जो है, इससे पहले आपको याद रखना है 2। ठीक है ना, 2 डेट आपको याद रखना है। और एक तो आया था 2022 में। ठीक है। 2022 में जो है वो कितने 2022 में भी 8 चीतों का आयात हुआ था। ठीक है। 2022 में कितने चीतों का 8 चीतों का आयात हुआ था। 8 चीतों का आयात हुआ था। ठीक है। और ये जो चीते लाए गए थे ये कहाँ से लाए गए थे ये 8 चीते? तो याद रखिएगा नीबिया से लाए गए थे। नीबिया से लाए गए थे। ठीक है। इसके बाद जो है एक और डेट आपको याद रखना है 2023 में।
ठीक है। तो 2023 में जो है याद रखिएगा 2023 में कितने 12 चीतों का आयात हुआ था। 2023 में जो है कितने चीतों का आयात हुआ था, 12 चीतों का आयात हुआ था। और इसे कहाँ से लाया गया था, तो ये आपको याद रखना, ये लाया गया था दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इस 12 चीते को कहाँ से लाया गया था, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गिद्ध गणना 2025 के पहले चरण के अनुसार भारत में गिद्धों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो है जो 2025 में जो गिद्ध गणना हुआ था, इसमें से सबसे अधिक गिद्ध जो है ये कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो सबसे अधिक गिद्ध है। यहाँ पे अगर कितने गिद्ध है, तो मध्य प्रदेश में है 12,981 गिद्ध है 2025 की गणना के अनुसार। 981 गिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2024 में अगर मैं बात करूँ तो कितना था, 10,885 था। ठीक है, 2024 में जो गणना हुआ था 2024 में, 2024 में कितना था, 10,845। ठीक है, 845 था। तो ये जो है यहाँ पे अभी इसका बढ़ोतरी हुआ है गिद्ध का, तो सबसे ज्यादा जो है ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरे स्थान की अगर मैं बात करूँ, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पे आपका कौन सा है, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है दूसरे स्थान पे है आपका गुजरात और तीसरे स्थान पे है राजस्थान। गुजरात और तीसरे स्थान पे है राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे अगर एक चीज और याद रखिएगा कि भारत में जो है कितने प्रकार के जो है जो इसकी प्रजातियां हैं जो गिद्ध पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा भारत में 9 प्रजातियों के जो है गिद्ध पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, भारत में 9 प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस वर्ष के बाद वर्ष 2024 में सर्वाधिक व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किए गए थे। तो अभी जो 2024 में जो है ज्यादा व्यक्तियों को है ना भारत रत्न प्रदान किया गया, इससे पहले जो है कौन सा टाइम था जिसमें जो है सबसे ज्यादा भारत रत्न प्रदान किया गया। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1999 के बाद 2024 में जो है सबसे ज्यादा व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त हुआ। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले 1999 की अगर मैं बात करूँ, तो 1999 में जो है याद रखिएगा 4 व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। 4 व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अब 1999 में 4 व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त हुआ था, तो कौन कौन से थे वो भी आप याद रखिएगा। तो पहला नाम जो है वो किनका हो गया, याद रखिएगा पंडित रविशंकर का। पंडित रविशंकर, ठीक है, जो कि एक सितार वादक थे। ठीक है ना, इसके बाद दूसरा नाम याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, और इन्हें मिला था सार्वजनिक सेवा के लिए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तीसरा नाम आपको याद रखना है किनका था, ये अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन। और चौथा नाम किनका था, याद रखिएगा ये गोपीनाथ बोरदोई को। गोपीनाथ बोरदोई को। ठीक है, तो ये 1999 में 4 व्यक्तियों को मिला था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2024 की, तो 2024 में जो है कितने व्यक्तियों को मिला है, तो 2024 में जो मिला है वो 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, कितने व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि वो 5 व्यक्ति कौन-कौन से हैं, तो ये तो नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। पहला नाम आपको याद रखना है किसका? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद दूसरा नाम जो है ये किनका याद रखना है? पहला, दूसरा नाम आपको याद रखना है कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर, ठीक है? इनको मिला था सार्वजनिक सेवा के लिए, ठीक है? इसके बाद तीसरा नाम जो है याद रखिएगा ये किसका है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, ठीक है? और चौथा नाम अगर मैं बात करूँ तो किसका हो गया? चौथा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है? और पांचवा नाम जो है ये किसका याद रखना है? एम एस स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक है भारत स्तर पे। एम एस एम एस स्वामीनाथन। तो ये नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, इसे याद रखिएगा, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में हुई थी, ठीक है? 1954 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और डैश को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए। तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया था और किसको जो है निम्नलिखित में से अपने दरबार में उच्च पद जो है प्रदान किए थे? राजपूतों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को या फिर सिखों को? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपूतों को, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा धार्मिक सहिष्णुता मतलब होता है इन्होंने जो है कौन सी नीति अपनाई थी, यानी याद रखिएगा सुलह कुल, ठीक है ना? कौन सी नीति अपनाई थी अकबर ने? सुलह सुलह एक कुल की नीति, ठीक है? सुलह कुल यानी कि सभी के साथ शांति की नीति, ठीक है ना? सभी के साथ शांति, सभी के साथ शांति, सुलह कुल की नीति अपनाई, नीति अपनाई, ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है अपने दरबार में जो है बहुत सारे जो हिंदू राजाओं थे उनको उच्च प्रदान दिया, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दूंगी, ठीक है ना? जैसे कि आपको यहाँ पे याद रखना है राजा टोडरमल, राजा टोडरमल, ठीक है? तो इसको उच्च पद प्रदान किए थे। तो राजा टोडरमल जो थे ये कौन थे? तो याद रखिएगा ये वित्त मंत्री थे, ठीक है ना? ये कौन थे? ये वित्त मंत्री थे, ठीक है? ये उसके बाद अगर मैं बात करूँ राजा मान सिंह, पहला नाम तो राजा टोडरमल हो गया, दूसरा नाम है राजा मान सिंह। इनको भी जो है इन्होंने उच्च पद दिए थे। तो इनको कौन सा पद मिला था? तो इनको ये थे अकबर के दरबार के सेनापति, सेनापति, ठीक है? तीसरा नाम भी और लिख लीजिए, तीसरा नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो है बीरबल। और बीरबल को भी उच्च पद मिला था क्योंकि ये नौ रत्नों में से एक थे, अकबर के नौ रत्नों में से, नौ रत्नों में से एक थे, ठीक है? तो इनको भी उच्च प्रदान मिला था, यानी कि अकबर के जो नौ रत्न थे और टोडरमल भी, राजा मान सिंह भी, ये भी नौ रत्नों में शामिल थे, ठीक है? लेकिन ये वित्त मंत्री भी थे और सेनापति भी थे, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ, और ये जो बीरबल जो था ये दरबारी विद्वान था, ठीक है ना? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा अकबर के बारे में। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात करते हैं कि इनका जन्म हुआ कब था। तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1942 को,
15 अक्टूबर 1942 को हुआ था और कहाँ हुआ था? अमरकोट, जो कि अभी वर्तमान में जो है ये कहाँ हो गया? अमरकोट, पाकिस्तान में। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है इनकी राजगद्दी जो है कब धारण की थी? ठीक है। तो याद रखिएगा इन्होंने राजगद्दी धारण की थी 1556 में, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि हुमायूं इनके पिता थे, तो उनकी मृत्यु के बाद जो है 1556 में जो है इन्होंने राजगद्दी संभाली। मात्र ये कितने वर्ष के थे? तो याद रखिएगा मात्र 13 वर्ष के थे। ये भी पूछा जाता है, मात्र 13 वर्ष के थे। तो ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इन्होंने भी बहुत सारे इसका निर्माण करवाया था। इनकी प्रसिद्ध इमारतें हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ इन्होंने किस किस का निर्माण करवाया, तो जैसे बुलंद दरवाजा, जो कि भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। इसके बाद आपको याद रखना है आगरा का किला, जो कि इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। इसके बाद हो गया आपका जो है आगरा का किला। फतेहपुर सीकरी को भी इन्होंने जो है इनका निर्माण करवाया था, और कुछ समय तो है फतेहपुर सीकरी इनकी राजधानी भी थी। फतेहपुर सीकरी। इसका याद रखिएगा जोधा बाई का महल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो खुशहाली रैंकिंग 2025 में जो भारत का स्थान था वो कौन सा था? तो 94वां, 102वां, 118वां, 130वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 118वां। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा मैं कुछ और देशों के बारे में बात करती हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो भारत का स्थान 118वां था। अब यहाँ पे अगर मैं नेपाल का स्थान, याद रखिएगा नेपाल का। ठीक है। नेपाल का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये सब जो है एग्जाम में पूछ सकता है, तो मैं इसका रैंकिंग बता देती हूँ। नेपाल का जो खुशहाली में रैंकिंग था वो 92वां था। ठीक है। इसके बाद जो है पाकिस्तान का 109वां था। और ये जो हो गया आपका श्रीलंका का जो था वो 123वां। ठीक है। और एक और याद रख लीजिएगा, म्यांमार, म्यांमार। ठीक है। तो म्यांमार की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? 126वां। ठीक है। तो ये कुछ देश है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं लिखा दी हूँ, याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं कुछ और रिपोर्ट के बारे में बात करूँ जो 2025 में जो है ये जारी हुआ है। जैसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भारत का जो स्थान है वो कैमा है? तो ये है 7वां। ठीक है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग थी वो कैमा था? ये इसमें भारत की रैंकिंग है 7वां। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा वैश्विक शांति सूचकांक की अगर मैं बात करूँ, वैश्विक शांति सूचकांक। देखिए, करंट अफेयर में जो है सूचकांक यानी कि इंडेक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ, इसको याद रखिएगा किसी भी हाल में। ठीक है। तो विश्व शांति सूचकांक में जो है भारत की रैंकिंग कितनी है? तो विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग 126वां स्थान पर है। ठीक है। कौन से स्थान पे? 126वां स्थान पे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, तीसरा ग्लोबल, ग्लोबल इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है। तो इसमें जो है भारत की रैंकिंग कितनी है? तो इसमें जो है भारत की रैंकिंग जो है वो है 38वें स्थान पे। ठीक है। 38वें स्थान पे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स।
ठीक है। तो इसमें जो है भारत की रैंकिंग कितनी है, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग है वो है आपका 77वां है, और पहले नंबर पे जो है ये सिंगापुर है। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भारत की रैंकिंग जो है ये 77वां है, ठीक है। और अगर पहले स्थान की अगर मैं बात करूँ, पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर है सिंगापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में जो है ये MS सोमनाथ को, के सिवन को, राकेश शर्मा को, या फिर वी नारायण को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी नारायण को इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, इन्होंने जो है वी नारायण ने अपना कार्यभार कब संभाला था, तो याद रखिएगा 14 जनवरी 2025 को। 14 जनवरी 2025 को, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा जो एस सोमनाथ जो थे, ये थे आपके पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसरो के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसे इसरो का स्थापना कब हुई थी, 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पूरा डेट एक्चुअली लिख लीजिए, ठीक है ना, 15 अगस्त 1969। 1969, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इसरो का मुख्यालय जो है ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु, ठीक है। और बेंगलुरु आपका कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसरो के जो है ये संस्थापक कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसरो का जो है पहला उपग्रह कौन सा है, भारत का पहला उपग्रह। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, भारत का पहला उपग्रह। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पहला स्वदेशी प्रक्षेपण जो है ये कौन है, तो रोहिणी जो है ये पहला स्वदेशी प्रक्षेपण है, रोहिणी पहला स्वदेशी स्वदेशी प्रक्षेपण है, ठीक है, प्रक्षेपण। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो आपका ये इसरो ने बहुत सारे मिशंस को ये किया, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 मिशन। इसके बाद जो है आदित्य L1। तो ये सारे मिशन आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक मिशन के बारे में मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो कि 2024 में ये मिशन आया था, आदित्य आदित्य L1। आदित्य L1। तो ये मिशन जो आया था कब आया था, 2024 में, ठीक है। और इसमें जो है आदित्य L1 में जो है इसमें क्या था, सूर्य अध्ययन मिशन था, ठीक है, सूर्य अध्ययन मिशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ था। तो भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन जो है ये कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन ए भुवनेश्वर, प्रयागराज, पटना, या फिर गुवाहाटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? तो गुवाहाटी पड़ता है आपका असम। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो उद्घाटन हुआ था, ये उद्घाटन कब हुआ था? तो ये उद्घाटन हुआ था 7 से 14 नवंबर 2025 के बीच। ठीक है, 7 से 14 नवंबर 2025 के बीच। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके जो उद्घाटन करता है, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखिएगा, उद्घाटन करता, उद्घाटन करता। ठीक है, तो इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री। और केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है ये निर्मला सीतारमन है। निर्मला सीतारमन। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो उद्घाटन हुआ इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल एंड जेटी। गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल एंड जेटी। ठीक है, ये जो है इसका नाम है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका लागत कितना है? ठीक है ना, तो इस ये जो उद्घाटन हुआ था इसका लागत भी याद रखिएगा। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका लागत है 304.95 करोड़। ठीक है, 304.95 करोड़ इसका लागत है। ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है कौन सी नदी पर बना है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो पहला लागत और दूसरा याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर इसका उद्घाटन किया गया था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिएगा, इसका निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो उद्घाटन करता तो निर्मला सीतारमन है जो कि वित्त मंत्री है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? लिख लीजिएगा, असम, असम इनलैंड वाटर, असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो कौन से भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की कौन कौन सी राज्य की सीमा है जो अरब सागर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो अरब सागर से जुड़ी हुई है, तो पहला राज्य याद रखिएगा गुजरात। इसके बाद आपको याद रखना है महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है गोवा, कर्नाटक। ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो यहाँ पे जो है इतने राज्य जो है ये अरब सागर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो अरब सागर है ये भारत का पश्चिमी तट कहलाता है। ठीक है, अरब सागर के बारे में यहाँ पे बात करें तो याद रखिएगा ये भारत का पश्चिमी तट कहलाता है। पश्चिमी तट कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, और पश्चिमी तट जो है ये कितने भागों में बांटा हुआ है? तो पश्चिमी तट जो है याद रखिएगा, पश्चिमी तट जो है ये 4 भागों में बांटा हुआ है। 4 भागों में बांटा हुआ है।
बांटा हुआ है कौन सा? पश्चिमी तट। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन से 4 भागों में। तो पहला यहाँ पे जो है, जगह तो नहीं है तो मैं इस साइड लिखती हूँ, ठीक है। एक एक करके लिखते हैं। तो पहला हो गया आपका कौन सा है? कोंकण तट। कोंकण तट हो गया, जो कि ये आपका कहाँ है? कोंकण तट जो है ये महाराष्ट्र और गोवा तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र से गोवा तक। ठीक है। पहला कोंकण तट हो गया। इसके बाद यहाँ पे दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा, तो दूसरा हो गया आपका जो है कर्नाटक तट। कर्नाटक तट। और तीसरा आपका जो है ये कौन सा हो गया? तीसरा हो गया आपका ये मालाबार तट। मालाबार तट। और चौथा आपका हो गया कच्छ और सौराष्ट्र। कच्छ और सौराष्ट्र तट। ठीक है। तो ये 4 भागों में, तो ये तो मैं बता चुकी हूँ कि ये महाराष्ट्र से गोवा तक है। कर्नाटक तट की अगर मैं बात करूँ तो ये कर्नाटक में है। मालाबार तट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका केरल में है, ठीक है। और जो है ये आपका जो है गुजरात में, कच्छ से आप समझ जाइएगा ये कहाँ है? गुजरात। गुजरात। और ये आपका कहाँ है? ये आपका है कर्नाटक में। ठीक है। तो ये पश्चिमी तट के बारे में याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम बंगाल की खाड़ी से जुड़े जो है भारतीय राज्य कौन कौन से जिसकी सीमा जो है बंगाल की खाड़ी से जुड़ता है। तो जरूरी नहीं आपसे अरब सागर के बारे में ही पूछे, बंगाल की खाड़ी के बारे में भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से जुड़ी भारतीय राज्य। ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से जुड़ी भारतीय राज्य कौन कौन से हो गए? तो ये आपको याद रखना है। पहला राज्य याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। इसके बाद दूसरा राज्य याद रखिएगा, पहला हो गया। दूसरा याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के बाद जो है आपका ओडिशा। ओडिशा। तीसरा आपको याद रखना कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। और चौथा राज्य आपको याद रखना है कौन सा हो गया? तमिलनाडु। ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी की जो है लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी जिसे हम पूर्वी तट भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी, मैं इसके बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ तो जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसे याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे पश्चिमी तट और इसे पूर्वी तट कहते हैं, ठीक है। इसे पूर्वी तट कहते हैं। और इसकी लंबाई जो है ये कितनी है? लंबाई। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी लंबाई है जो कि है 2600 किलोमीटर। 2600 किलोमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य शैली की कई मुद्राएं हैं? तो बताइए कौन सी नृत्य शैली की कई मुद्राएं हैं? कुचिपुड़ी की, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की, भरतनाट्यम की, या फिर कथकली की? तो यहाँ पे अगर चिदम्बरम मंदिर की बात करूँ, जो कि गोपुरम आपका कहाँ पड़ता है? गोपुरम आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भरतनाट्यम की जो बहुत सारी मुद्राएं जो है ये चिदम्बरम मंदिर पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम की जो है ना 108 मुद्राओं को जो है उस पे जो है उसको उकेरा गया है, मतलब उसे बनाया गया है। तो कितनी मुद्राओं को? 108 मुद्राओं को, मुद्राएं, ठीक है, उकेरी गई है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो मुद्राएं है ना ये किस पे आधारित है? तो ये जो मुद्राएं हैं ये नाट्य शास्त्र पे आधारित है, ठीक है। तो ये जो मुद्राएं है ना किस पे आधारित है? नाट्य शास्त्र पे। नाट्य शास्त्र पे आधारित है।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है ये किसे समर्पित है? तो याद रखिएगा भगवान शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भरतनाट्यम जो है ये आपके किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि भरतनाट्यम जो है ये आपका सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य यानी 2000 वर्ष ये पुराना है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पूछा जाता है कि भरतनाट्यम जो है ये शुरू कहाँ से होता है और इसका जो है समाप्त किस पर होता है? ठीक है। ये नृत्य तो नृत्य शुरू होता है तो याद रखिएगा ये नृत्य शुरू होता है अलारिपू पे शुरू होता है और थिल्लाना पे खत्म होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा अलारिपू। अलारिपू पे जो है ये नृत्य शुरू होता है और किस पे खत्म होता है? थिल्लाना पे खत्म हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है ना, थिल्लाना पर समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली है। ठीक है। तो बताइए वो क्या होगा? तो धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है, नक्षत्र है, उल्का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा अंतरिक्ष में एक धूमकेतु, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। धूमकेतु वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर होती है। तो अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि जो है पूंछ वाली बर्फीली कोर जो है वो किसकी होती है? धूमकेतु की होती है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि धूमकेतु की जो संरचना होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो है बर्फ, धूल और गैस से बना हुआ होता है। ठीक है ना, और ये ठोस भाग जो इसका होता है ये आपका बर्फ, धूल और गैस से बना होता है। बर्फ, धूल, धूल और गैस से बना होता है। गैस से बना होता है। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है सूर्य की गर्मी से जो है बर्फ पिघलने पर गैस क्या होता है? धूल में बदल जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो धूमकेतु होती है इसकी पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि सूर्य की विपरीत दिशा में इसकी पूंछ होती है। सूर्य के विपरीत विपरीत दिशा में इसकी पूंछ होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्षुद्र ग्रह आपको याद रखना है कि ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो है छोटे-छोटे जो है ये आपके पथरीले पिंड हम जिसे कह सकते हैं। तो खासकर ये आपको याद रखना है कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। ठीक है ना। तो पहले आप ये याद रखिए कि मंगल मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊँ जैसे ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह है और इसी के बीच में जो है ना एक पेटी होती है जो एक छोटा-छोटा जो ये है ना पथरीला पिंड होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है ना? इसके बाद नक्षत्र की अगर बात करूँ तो नक्षत्र का अर्थ ही होता है क्या? इसका अर्थ होता है तारा। ठीक है ना? तारा होता है और याद रखिएगा सूर्य जो है ये आपका एक तारा है। तो नक्षत्र का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है तारा। ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये इसमें जो है ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ होता है। ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो है ये किससे बना होता है नक्षत्र? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ठीक है।
इसके बाद अगर मैं उल्का की बात करूँ तो याद रखिएगा, उल्का जो होता है ना, ये आपका जो आप टूटता तारा जो कहते हैं ना, वो उसे ही हम उल्का कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे आम भाषा में इसे हम टूटता तारा कहते हैं, ठीक है ना, जो उल्का होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है। तो आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे आईपीसीसी के बारे में। तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म तो मैं बता चुकी, इसकी स्थापना, ठीक है। तो आईपीसीसी की स्थापना कब हुई थी, इधर लिखती, ठीक है। तो आईपीसीसी की स्थापना 1988 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद याद रखना कि इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो दो संगठनों के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो है कि याद रखिएगा किसने, दो संगठनों के द्वारा, दो संगठनों के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें से दो संगठन कौन कौन सा था, पहला था आपका यूएनईपी होगा, यूएनईपी। और दूसरा था आपका डब्ल्यूएमओ। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और जो डब्ल्यूएमओ का होता है वो क्या होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो संगठनों के द्वारा, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये जो इसका स्थापना था, इसका उद्देश्य था वैज्ञानिक रूप से जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करना, ठीक है। ये दो संगठन जो थे, जो इसके स्थापना की थी, तो इसके पीछे जो है इसका उद्देश्य भी था। उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा उद्देश्य इसका क्या था, वैज्ञानिक रूप से जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो आपका है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट कंट्रोल, अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन इसका हिंदी है, अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंडियन पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इंडियन पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा भारतीय जलवायु नियंत्रण पैनल, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है भारतीय जलवायु नियंत्रण पैनल, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो आपका है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आईपीसीसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका मतलब होता है क्या है, तो अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अंतर सरकारी
अंतर सरकारी, ठीक है। अंतर सरकारी जलवायु पैनल। और जो आपका लास्ट बच जाता है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड क्लाइमेट, तो ये हो जाएगा आपका प्रदूषण नियंत्रण एवं जलवायु संस्थान। प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रदूषण नियंत्रण एवं जलवायु संस्थान। ये एक्चुअली मुझे अलग कलर लेना चाहिए, ऐसा ना आप लोग कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि दो दो ब्लैक कलर इसमें हो चुका है। ठीक है, तो जहां से लाइन ली हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। चाहे मैं इसका लाइन चेंज कर देती हूँ। ये जो है ना, इसका मैं कौन सा कलर ले लेती हूँ, सबसे अलग कलर ये। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये महानदी पर है, कावेरी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, या फिर कृष्णा नदी पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो नागा अर्जुन सागर बांध के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इस बांध के बारे में कि इस बांध का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसका निर्माण हुआ था 1955 से 1967 के बीच हुआ था। 1967 के बीच। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये बांध आपका कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि है इसकी लंबाई। ठीक है, इस बांध की जो है लंबाई कितनी है, तो इस बांध की लंबाई है 1550 मीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 1550 मीटर। ठीक है, 1550 मीटर लंबाई है। और वहीं अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ, सॉरी ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 124 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 124 मीटर। तो ये लंबाई और ऊंचाई जो है ये नागार्जुन सागर बांध की आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे थोड़ा सा कृष्णा नदी के बारे में बात करेंगे। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना, और महाबलेश्वर आपका कहाँ पड़ता है, तो ये भी लिख लीजिए, महाबलेश्वर आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके बहाव के बारे में बात करेंगे कि इसका बहाव जो है ये कौन-कौन से राज्यों से होकर बहती है। तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र में तो इसका उद्गम होता है, तो ये महाराष्ट्र से शुरू होती है। ठीक है, महाराष्ट्र से बहती हुई ये कहाँ जाती है, महाराष्ट्र से बहती हुई कर्नाटक, कर्नाटक से बहती हुई जाती है तेलंगाना, तेलंगाना, और तेलंगाना से बहती हुई ये जाती है आपका आंध्र प्रदेश, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी जो लंबाई है इसकी, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो ये आपको याद रखना है, इसकी लंबाई जो है वो है आपका 1400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। 1400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का 38वीं समांतर रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, या फिर रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है ना ये मैकमोहन रेखा है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो रेखा है बहुत ज्यादा विवादा है, इस पे विवाद बहुत है। ठीक है ना, विवादित सीमा इसे हम कह सकते हैं।
जो कि इससे सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था ना, उसके बीच जो है भारत और तिब्बत के बीच जो है ये तय की गई थी, ठीक है ना? और याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश को जो है चीन से अलग करता है। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा, ये जो तय हुआ था कौन से समझौता के तहत? 1914 का जो था, 1914 का शिमला समझौता। 1914 का शिमला समझौता, ठीक है? इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो रेखा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करता है। चीन से अलग करता है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि चीन जो है इसको नहीं मानता है, ठीक है? इसके बाद 38वीं समांतर रेखा की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं डुरंड रेखा की बात करूँ तो डुरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रेड क्लिफ रेखा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कलामंडलम गोपी को किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो भरतनाट्यम के लिए, कुचिपुड़ी के लिए, कथक के लिए या फिर कथकली के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथकली के लिए सम्मानित किया गया था। कलामंडलम गोपी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इन्हें कौन से पद्मश्री से, तो इन्हें पद्मश्री कब मिला था? तो इन्हें 2 पुरस्कार मिला था, जो कि आपको याद रखना है, एक पद्मश्री और दूसरा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है? तो पद्मश्री इन्हें कब मिला था? तो 2009 में इन्हें पद्मश्री मिला था। और इसके बाद आपको याद रखना है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है? तो ये कब? 1987 में, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो कथकली जो होता है, इसमें अगर मैं बात करूँ कौन-कौन से जो ये नृत्य होता है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसमें जो है कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा, कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, ठीक है? दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो है ये कौन-कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? वाद्य यंत्र। तो याद रखिएगा इसमें जो होता है ये होता है चेंडा, जिसे हम ये जो यहाँ चेंडा बोला जाता है, लेकिन ये इसे ढोल कहते हैं, ठीक है? चेंडा का होता है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन होता है? मदलम, मदलम होता है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा होता है? इल तलम होता है, ठीक है ना? इल तलम होता है, इल तलम और शंख, ठीक है? तो इसमें इसका प्रयोग होता है। इसमें जो कथकली की जो कहानियाँ होती है ना, उसे अटकथा कहलाती है, ठीक है ना? जो इसकी कहानियाँ जो होती है, तो इसकी कहानियाँ जो हैं क्या कहलाती है? कहानियाँ अटकथा, अटकथा कहलाती है,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो है कथकली के जो है प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बस एक ही चीज़ बोलूँगी इसका कलाकार याद रखने के लिए, जिस जिस के नाम में कला मंडलम आएगा समझ जाइएगा वो कलाकार जो है किससे जुड़े हुए हैं, कथकली से जुड़े हुए। जैसे मैं यहाँ पे 2-3 एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है? जैसे पहला मैम आप जो आपके क्वेश्चन में वो किसका नाम है, कलामंडलम गोपी है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कलामंडलम कृष्ण नायर, ये किससे संबंधित है, तो कथकली से। कलामंडलम कृष्णन नायर, ये आपके जो है कथकली से संबंधित है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है कलामंडलम वासुदेवन नायर, ये भी आपके कथकली से संबंधित है। कलामंडलम वासुदेवन नायर, ये भी आपके कथकली से संबंधित है, ठीक है। तो जिस जिस के नाम में भी जो है कलामंडलम आएगा आप समझ जाइएगा ये कथकली के कलाकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है रोम में है, जिनेवा में है, वाशिंगटन डीसी में या फिर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। और रोम आपका कहाँ पड़ता है, तो रोम आपका पड़ता है इटली में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसका जो है खाद्य एवं कृषि संगठन की पहले स्थापना यहाँ पे याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को और 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय, जिसे पहले आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसके क्या कहते हैं, FAO। FAO मतलब होता है कि आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये इस संगठन का उद्देश्य क्या है, तो इस संगठन का उद्देश्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा देना और भूखमरी समाप्त करना, ठीक है। पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा देना और भूखमरी समाप्त करना। भूखमरी समाप्त करना, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सही ही था। तो यहाँ पे जो वाशिंगटन डीसी जो है ना ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय हेडक्वार्टर, ठीक है। और ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है। इसके बाद आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है ना ये वियना में है। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, इसका मुख्यालय जो है ये वियना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किस संशोधन द्वारा किया गया था। तो शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था उसे कौन से संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब वो 5 विषय कौन-कौन से थे, तो पहला हो गया आपका शिक्षा, दूसरा हो गया आपका नापतोल, ठीक है। तीसरा कौन सा विषय हो गया, तीसरा हो गया आपका ये वन, ठीक है। चौथा आपका कौन सा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, परिवार नियोजन। ये था शिक्षा 1, नापतोल 2, वन 3, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन 4, और एक और आपका कौन था, ये था वन्य जीवों, वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा, पक्षियों की सुरक्षा। तो ये 5 चीज़ों को किया गया था, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना? तो शिक्षा वाला आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, यहाँ पे तो डेट दिया हुआ है 1946 में हुआ था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो उस समय जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है। इसके बाद जो है 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन, लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है, अनुच्छेद अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 में क्या है, इसमें 3 सूचियां दी गई है। अनुच्छेद 246 में कौन कौन सी सूची दी गई है, तो पहले आपको याद रखना है 3 सूचियां, जो कि संघ सूची का वर्णन किया गया, राज्य सूची का वर्णन किया गया और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नदियाँ तटीय मैदान के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है, ठीक है। तो नदियाँ तटीय मैदान में जो है कौन सी प्रकार से योगदान देती है, वाष्पीकरण द्वारा, समय के साथ तलछट जमा करके, समुद्र का स्तर बढ़ाकर, या फिर भ्रंश रेखाएं बनाकर। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समय के साथ तलछट जमा करके। यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, समय जो नदियाँ होती है ना, वो अपने प्रवाह के दौरान जो है क्या लाती है, बालू, मिट्टी, गाद, और ये जमा करके क्या बनाती है, इससे समतल मैदान बनती है और उपजाऊ भूमि बनती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, समय के साथ जो है याद रखिएगा, नदियाँ जो है अपने इसका जो तटीय मैदान की अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा इसका निर्माण होता है, नदियाँ अपने प्रवाह से मिट्टी, बालू, गाद जमा करती है, और यही जो जमा करती है तो इससे क्या होता है, तो इससे समतल मैदान और उपजाऊ भूमि बनती है। समतल मैदान, समतल और उपजाऊ तटीय मैदान बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है ये कौन से इसमें दिया गया है? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल विरोधी कानून की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन के तहत। 52वां संविधान 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में ये संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद दूसरी अनुसूची में जो है ये क्या दिया हुआ है? वेतन दिया हुआ है। इसके बाद जो है चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन। तीसरी अनुसूची में जो है ये वेतन है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो था, पहले कितनी अनुसूचियां थी? तो पहले जो थी ना वो 8 अनुसूची थी। अनुसूचियां अनुसूची थी। अभी जो है वर्तमान में अगर मैं बात करूँ वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में जो है ये 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची। इसीलिए जो है 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था वो 52वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो 4 संशोधन हुआ था उसके बाद जो है ये इसको जोड़ा गया था 4 अलग से, पहले 8 ही था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सी ऊर्जा उपयुक्त होती है? तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो है आपका परमाणु ऊर्जा उपयुक्त होती है, तेल, कोयला या नवीकरणीय ऊर्जा? तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, ठीक है? तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। जैसे अगर नवीकरणीय ऊर्जा की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सा? सौर ऊर्जा हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और याद रखिएगा पवन ऊर्जा हुआ, ठीक है? इसके बाद बायोमास हो गया, बायोमास, ठीक है ना? ज्वारीय ऊर्जा हो गया। ये सारे आपके नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1952 का जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ था और इसमें जो है याद रखिएगा, इसमें जब ये निर्वाचन हुआ था तो आपका जो है इसमें मतदान की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि 1952 के इसलिए लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये किस में है? तो अनुच्छेद आपका 50 में है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 50 जो है ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें जो है न्यायपालिका और जो है इसकी स्वतंत्रता दी गई, इसको पृथक किया गया है, ठीक है ना? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस में है? तो याद रखिएगा न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण, ठीक है? तो इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया गया, इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 50 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है।
उपचारों का अधिकार। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 में क्या है, तो इसमें है अनुच्छेद 21 में जो है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या है, तो इसमें है समानता का अधिकार। ठीक है। और ये जो आता है आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 32, 21 और 14। ठीक है। मौलिक अधिकार आपका कितना है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो है ये आपका 12 से 35 तक जो है इसमें मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है। तो ये आपको याद रखना, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1917 में, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है। तो इसके संस्थापक थे जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो है गोविंद बिहारी लाल जो है ये पहले भारतीय थे। तो इन्हें 1937 में प्राप्त हुआ था ये पुरस्कार। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई। ये जो मिलता है पुलित्जर पुरस्कार ये कौन से क्षेत्र में मिलता है? तो याद रखिएगा अगर मैं क्षेत्र की बात करूँ ये कौन से क्षेत्र में मिलता है? तो याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है। कौन से क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो झुम्पा लाहिरी है ना, थोड़ा सा ऊपर ऑप्शन हो गया। याद रखिएगा ये पहली भारतीय महिला है जो जो पुलित्जर पुरस्कार विजेता है। ठीक है। पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला विजेता। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहली भारतीय विजेता कौन है, महिला है, तो इस इन्हें जो जो पुलित्जर पुरस्कार मिला था ये 2000 में मिला था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा अखबार किस भाषा में लिखा था? मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये आपका मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में। तो बाल गंगाधर तिलक से दो अखबार याद रखने हैं आपको बाल गंगाधर तिलक की। कौन सी दो अखबार? पहला केसरी और दूसरा मराठा। और दूसरा अखबार याद रखना है मराठा। ठीक है। तो केसरी जो हुआ था वो कब हुआ था? तो केसरी जो थी ये मराठी भाषा में थी, प्रकाशित हुई थी मराठी भाषा में। और जो आपका मराठा जो पुरस्कार सॉरी अखबार जो था ये आपका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको याद रखना है कि इन्हें जो है कौन सी उपाधि मिली थी? तो इन्हें जो है उपाधि मिली थी लोकमान्य तिलक के रूप में इन्हें जाना जाता था। तो लोकमान्य की उपाधि मिली थी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे। ठीक है। और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी एनी बेसेंट के साथ। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अल्पना भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, पश्चिम बंगाल की या फिर जो है आपके ये तमिलनाडु की। तो पश्चिम बंगाल की जो है ये लोक कला शैली है। पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली के बारे में अगर मैं बात करूँ, पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली और कौन-कौन सी है? तो जैसे अल्पना हो गया, तो वैसे ही अगर लोक कला शैली में आपको याद रखना है, अल्पना हो गया, इसके बाद याद रखिएगा झूमर हो गया, ठीक है? इसके बाद याद रखिएगा पारखरी हो गया, ठीक है? इसके बाद याद रखिएगा नक्काशी कला हो गया, ठीक है? तो ये आपको इतना पॉइंट याद रखना है। तो गाइज़ आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें। आज आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से जो है मैं लेकर आई हूँ, तो कल आपके लिए जो है तो कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जनरल साइंस से क्वेश्चन लेकर आऊँगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।